पीछे वाला सब याद कर रहे हैं? पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर? पहला चैप्टर तो याद कर रहे थे सर, उसका डेरिवेशन बहुत हार्ड है। कौन सा डेरिवेशन? जितना है सारा एक तो जैसे जो इसमें क्लास का है वो तो सारा इजी भी है। देखिए, आपको हम एक चीज़ बता रहे हैं, उस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड जितना डेरिवेशन है उसको आप करके अवश्य जाइएगा। नहीं भी अगर मान लीजिए समझ पा रहे हैं तो कम से कम रट लीजिए, क्योंकि हर साल आप पिछले 3-4 साल का जैक बोर्ड का पेपर उठाओ, कहीं ना कहीं एक सवाल इलेक्ट्रोस्टैट से वो डाइपोल मोमेंट से अवश्य पूछा है। तो इस साल भी डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन छप चुका है। अब डाइपोल मोमेंट में 4 या 5 डेरिवेशन है टोटल, उन सबको रट लो। आपका एक क्वेश्चन तो पक्का है कि वहां से लड़ना ही तय है, पक्का है लड़ेगा। और अगर आप सारे चैप्टर्स में पूछिएगा कि कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स का नाम ऊपर में ही आएगा। क्यों? क्योंकि 14 नंबर का सवाल अकेले इलेक्ट्रोस्टैट से पूछ लेता है। सोचो ना, 70 का टोटल पेपर हो रहा है, 70 में 14 इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया। ऐसा 4-5 और चैप्टर है, लास्ट में सारा अभी हम आपको क्या कर रहे हैं, सब पढ़ाते जा रहे हैं, जो है सिलेबस में सब पढ़ा रहे हैं। सिलेबस जब कंप्लीट होगा ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो टॉपिक पढ़ाए हैं उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको पिन पॉइंट करवा देंगे कि भाई ये टॉपिक अगर तुम मान लो सारा नहीं भी कर पा रहे हो, हम मान लो आपको बहुत सारा सब्जेक्ट करना है, आप नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम इतना तो जरूर कर लो, वो जैक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। समझ रहे हो? इसीलिए नोट्स कंप्लीट रखिए। नोट्स का वो हिस्सा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में हम सारा पिन पॉइंट करवाएंगे आप लोग को, मतलब उस टॉपिक का नाम के साथ हम पूरा बोर्ड पे लिख देंगे कि इस चैप्टर का ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको करके जाना है, ताकि आप लोग अगर पूरा नहीं भी कर पाते हैं, अगर मान लो ऐसा नौबत आ जाता है कि सर हमको कुछ पढ़ना है कुछ छोड़ना है, तो कौन सा पढ़ना है ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? अभी क्या है, अभी सब चीज पढ़ा रहे हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं, लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआई टॉपिक सारा का लिस्ट बना के आपको दे देंगे। बस उतना पढ़ के चल जाइएगा, उसी में आप वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका लड़ने ही वाला है। एक ट्रेंड फॉलो करता है कोई भी एग्जाम, सिर्फ जैक बोर्ड नहीं, कोई भी एग्जाम एक ट्रेंड को फॉलो करता है, 4 साल 5 साल उस ट्रेंड को फॉलो करता है, फिर अगर ट्रेंड बदलना होता है तो बदलता है। जैक बोर्ड का जो हिसाब किताब है भाई, वो एक रेगुलर पैटर्न पे सवाल पूछते आ रहा है हर चैप्टर में कुछ। जैसे आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां से उसका फेवरेट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछा है, आगे भी पूछेगा। तो हर चैप्टर में ऐसा छोटा छोटा टॉपिक है जहां से पूछ सकता है, वो आप जान लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए कॉपी खोलिए। श्रीकांत कल कहाँ थे? कल खाना बना रहे थे? अच्छा, जो क्लास छूटता है आपका जाके देखते हैं। लेक्चर नहीं आया था, लेक्चर अपलोड हो जाता है, जिस दिन क्लास होता है उसी दिन लेक्चर अपलोड हो जाता है। तो आप लेक्चर आप ही लोग के लिए हम डाल भी रहे हैं कि अगर आप किसी कारणवश क्लास नहीं कर पा रहे हैं, जैसे अभी जो लोग शादी बनाने गया है 10 दिन क्लास नहीं कर पाएगा, अगर उधर से आएगा लेक्चर नहीं डालेंगे उसका पूरा ऑप्टिक्स खराब। तो अगर लेक्चर डाला हुआ है तो उसका फायदा उठाइए, नहीं तो फिर क्या फायदा ऑनलाइन पढ़ाने का फिर। चलिए, कल हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कल? इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज हो चुका है कि जो आपके कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस होते हैं वो इमेज कौन कौन से रेज के हेल्प से बनाते हैं और कौन कौन सा इमेज बनाते हैं, कहां कहां पे बनाते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले लेंस फॉर्मूला से। जैसे मिरर फॉर्मूला था 1/f = 1/v + 1/u, वैसे ही आज का सबसे पहला टॉपिक है लेंस फॉर्मूला। तो टॉपिक डालिए, हेडिंग डालिए लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। ठीक है भाई। सबसे पहला केस कन्वेक्स लेंस when the image formed is real। और हम ये मान करके चलेंगे कि हमारा जो लेंस है वो थिन है, पतला लेंस है। थिक लेंस होगा तो क्या होगा आगे हम देखेंगे। फिलहाल हम ये मान करके चलेंगे इस टॉपिक में कि जितने भी लेंसेज हम लेंगे कन्वेक्स या फिर कनकेव, हमारा वो थिन लेंस होगा। ठीक है। तो सबसे पहला केस है कन्वेक्स लेंस जब एक रियल इमेज बनाता है तो क्या होता है। देखो सपोज ये था आपका कन्वेक्स लेंस, ठीक, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C, यहाँ पर इसका फर्स्ट फोकस F1, यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, यहाँ पर आपका F2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा था? ऑब्जेक्ट को हमने रखा था
C1 पे, ठीक है। अगर आप C1 पर रखेंगे तो जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से होकर गुजरेगी, वो गुजरेगी F2 से, ठीक है। दूसरी रे ऑफ लाइट जो हम लेते हैं यहां पर, वो ले लेते हैं इस बारी इसको, जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरता है रे ऑफ लाइट, ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट जो गुजरता है वो कहां से पास करता है, वो स्ट्रेट पास करता है, और रिफ्रैक्शन के बाद जो आपका इमेज बनेगा वो कहां पर बनेगा, यहां पर कहीं बनेगा, जो कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 होगा। एक्चुअल अगर आप मेजरमेंट लेकर के बनाएंगे तो ये जो लेंथ होता है ऑब्जेक्ट का और इमेज का वो सेम होता है, ठीक है। अब देखना, अब कोशिश करते हैं, ये है आपका A, ये है आपका B, ये है आपका A डैश, ये है आपका B डैश, ठीक है। सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं ट्रायंगल A B C और A डैश B डैश C डैश को, एंड ट्रायंगल A डैश B डैश C R, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपस में सिमिलर है। तो अगर सिमिलर है तो AB बाई A डैश B डैश, AB बाई A डैश B डैश क्या हो जाएगा, आपका होगा BC बाई B डैश, BC बाई B डैश ही होगा, ठीक। दूसरा हम कौन सा ट्रायंगल लेने जा रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल CDF और A डैश B डैश F, ट्रायंगल CDF एंड F2 मान लो, CDF2 एंड ट्रायंगल A डैश B डैश F2 आर सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर हैं। अगर सिमिलर होंगे तो CD बाई A डैश B डैश बराबर क्या हो जाएगा, CF2 बाई B डैश F2, ठीक है। और CD जो है CD AB के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, AB बाई A डैश B डैश। अब AB बाई A डैश B डैश का एक वैल्यू यहां से आ रहा है और AB बाई A डैश B डैश का एक वैल्यू यहां से आ रहा है, दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो दोनों को अगर आप इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, BC बाई B डैश C इज इक्वल टू CF2 बाई B डैश F2, ठीक है। BC क्या है, BC है आपका -U, B डैश C क्या है, V इज इक्वल टू CF2 क्या है आपका F, फोकल लेंथ F, और B डैश F2 को आप क्या लिख सकते हैं, B डैश F2 को आप लिख सकते हैं CB डैश माइनस CF2 लिख सकते हैं। CB डैश क्या है आपका, CB डैश है आपका V, और CF2 क्या है आपका फोकल लेंथ, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -UV प्लस UF इज इक्वल टू VF, माइनस UV प्लस UF इज इक्वल टू VF। तो यहां से क्या आ गया आपका, यहां से आ गया F इंटू U माइनस V इज इक्वल टू UV, ठीक। F को इधर ले जाते हैं, UV को इधर ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा, U माइनस V बाई UV इज इक्वल टू 1 बाई F। ये क्या बन जाएगा, 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू 1 बाई F, और यही तो होता है आपका लेंस फॉर्मूला, 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई V माइनस 1 बाई U। आया समझ में, लिख लीजिए। चलिए अगला केस सेकंड केस क्या है, कन्वेक्स लेंस ही है, लेकिन इस बार इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल, व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, ठीक है। कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। चलो बीच में रख देते हैं, ये है आपका कन्वेक्स लेंस, ठीक है जी, कन्वेक्स लेंस हो गया। ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये है आपका फर्स्ट फोकस F1 और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, सेकंड फोकस F2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, ठीक है। ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर, सपोज करिए C। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में A और B, ठीक है। जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से होकर गुजरेगी, सेकंड फोकस से होकर के गुजरेगी। जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजरेगी वो सीधे चलती चली जाएगी, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। दोनों आगे में तो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बट अगर आप दोनों को पीछे एक्सटेंड करते जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा, जहां ये दोनों रेस जा करके एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, और जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर आपका एक वर्चुअल इमेज A डैश B डैश बन जाएगा।
आया समझ में? अब क्या है, इसमें हमको प्रूफ करना है हमारा जो लेंस फॉर्मूला होता है वो कितना आता है, वो हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, हम लेने जा रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश और सी को। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर क्या सिमिलर। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो आप लिख सकते हैं कि ए बी बाई ए डैश बी डैश बराबर क्या होगा, बी सी बाई बी डैश इंटू सी। ले सकते हैं आप, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब जब आपने ये लिख दिया उसके बाद आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अगर आप इसको देखो, ये आपका मान लो पॉइंट डी है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल CDF2 एंड ट्रायंगल CDF2 एंड A dash B dash and F2, ट्रायंगल CDF2 एंड ट्रायंगल B dash A dash B dash A dash and F2 are similar. ट्रायंगल CDF2 एंड B dash A dash F2 are similar. तो आप यहां से लिख सकते हैं CD by B dash A dash is equal to CD by B dash A dash is equal to CF2 by B dash F2, ठीक है जी। अब ये CD जो है, CD ये AB के बराबर है, तो आप CD के बदले क्या लिख सकते हैं, AB, और नीचे क्या है, B dash A dash, B dash A dash मतलब क्या, A dash B dash, ठीक है। तो A dash AB by A dash B dash का एक वैल्यू ये आया और AB by A dash B dash का एक वैल्यू ये आया। क्या आप दोनों को इक्वेट कर सकते हो? अगर आप दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा आपका, BC by B dash C is equal to CF2 by B dash F2। दोनों को आप इक्वेट करेंगे तो क्या बनेगा, ये क्या है, BC मतलब क्या, माइनस U, B dash C मतलब क्या, माइनस V इज इक्वल टू CF2 मतलब क्या, फोकल लेंथ F, और B dash F2 कहां है, B dash F2 को आप लिख सकते हैं B dash C प्लस CF2। आप B dash F2 को आप लिख सकते हैं B dash C प्लस CF2। तो B dash C क्या है, B dash C जो है वो है आपका माइनस V और CF2 क्या है आपका प्लस ऑफ F, ठीक। अब क्या करना है, दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो UV माइनस UF इज इक्वल टू माइनस FV, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका, इसको इधर ले जाइएगा, F को कॉमन लीजिएगा तो U माइनस V इज इक्वल टू UV, F को इधर ले जाइए तो U माइनस V बाई UV इज इक्वल टू 1 बाई F। तो यहां से आपका 1 बाई F कितना आ गया, 1 बाई V माइनस 1 बाई U, और यही तो होता है क्या आपका लेंस फॉर्मूला। तो इस केस में भी जो आपका लेंस फॉर्मूला आया सेम आया, 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई V माइनस 1 बाई U, लिख लीजिए। और लिखने की स्पीड ज्यादा रखिएगा क्योंकि आज सिलेबस हम लोग को ज्यादा कवर करना है। तीसरा केस लिखिए कनकेव लेंस। पहला केस हम लोगों ने देखा कन्वेक्स लेंस जब इमेज रियल बनता था, दूसरा कन्वेक्स लेंस जब इमेज वर्चुअल बनता था, तीसरा केस है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस आपको पता है कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, तो इसमें एक ही केस होगा। कैसे होगा, लेट अस सपोज कि ये आपका कनकेव लेंस है, ठीक है जी, कनकेव लेंस है आपका, ठीक। कनकेव लेंस आपने ले लिया और आपने क्या किया, यहां पर आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट फोकस F1, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, सेकंड फोकस F2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका यहां पर कहीं रखा हुआ है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है A और B। यहां से जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, और ऐसा लगेगा कि वो कहां से आ रही है, फर्स्ट फोकस F1 से आ रही है। जो दूसरी रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजरेगी वो क्या होगा, बिना किसी डेविएशन के चलती चली जाएगी, और ये दोनों रेज एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, यहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, तो आपका इमेज बन जाएगा A डैश B डैश, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां तक अगर आपका बन गया है, ये है आपका C ऑप्टिकल सेंटर, इसको आप बोल दो D। अब जरा सा ज्योमेट्री देखते हैं। ट्रायंगल A B C, ट्रायंगल A B और C एंड
ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर क्या, दे आर सिमिलर। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो आप लिख सकते हैं क्या, ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी बाई बी डैश सी, बी सी बाई बी डैश सी आप लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप कौन सा ट्रायंगल लेने जा रहे हैं, आप लेने जा रहे हैं ट्रायंगल ए डैश बी डैश F1 और डी सी F1, ए डैश बी डैश F1 और ट्रायंगल डी सी F1। तो लिखिए ट्रायंगल ए डैश बी डैश F1 एंड ट्रायंगल डी सी F1 आर क्या, आर सिमिलर। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश बाई डी सी इज इक्वल टू बी डैश F1 बाई सी F1, ठीक है। अब ये जो DC है, DC ये AB के बराबर है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, A डैश B डैश बाई AB। तो A डैश B डैश बाई AB का एक वैल्यू ये आया और A डैश B डैश बाई AB का एक वैल्यू आपको यहां से आएगा, ठीक है। तो देखो ये क्या है, A डैश B डैश बाई AB, इसका उल्टा कर लो, इसका उल्टा कर लोगे तो क्या आएगा, AB बाई A डैश B डैश बराबर CF1 बाई B डैश F1। अब देखो ये AB बाई A डैश B डैश, AB बाई A डैश B डैश, दोनों का वैल्यू आप आपस में इक्वेट कर सकते हो, कर दो इक्वेट, तो क्या हो जाएगा, BC बाई B डैश C इज इक्वल टू CF1 बाई B डैश F1, ठीक है। BC क्या है आपका, BC जो है वो है आपका माइनस ऑफ U, B डैश C क्या है, माइनस ऑफ V, CF1 क्या है, माइनस ऑफ F, और B डैश F1 को आप लिख सकते हैं क्या, B डैश F1 को आप लिख सकते हैं CF1 माइनस B डैश C, ठीक है। तो अगर आप B डैश F1 को ये लिख देंगे तो CF1 क्या हो जाएगा, CF1 है आपका माइनस F और माइनस ऑफ B डैश C मतलब क्या, माइनस ऑफ माइनस V, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा, U बाई V इज इक्वल टू माइनस F बाई माइनस F प्लस V, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस UF प्लस UV इज इक्वल टू माइनस VF, क्या हो जाएगा ये, इसको अगर आप और आगे लेकर के जाएंगे तो UV इज इक्वल टू F इंटू U माइनस V, 1 बाई F इज इक्वल टू U माइनस V बाई UV, तो 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई V माइनस 1 बाई। तो आपका कनकेव लेंस के लिए भी जो मिरर फॉर्मूला आ रहा है सेम आ रहा है, 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई V माइनस 1 बाई Q, लिख लीजिए। ये सारे केसेस में जो अभी हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि मेरा जो लेंस है वो थिन है, पतला है, कन्वेक्स लेंस भी और कनकेव लेंस भी। जब लेंस थिक होगा तो क्या होगा, हम लोग अभी उस पर बात करेंगे, यहां तक लिखिए पहले। अब देखो अभी क्या है, हम लोगों ने जो लेंस फॉर्मूला डेराइव करा वो एक थिन लेंस के लिए, एक पतले लेंस के लिए डेराइव करा है। तब क्या होगा जब हमारा लेंस जो हो वो थिक हो, तो थिक लेंसेज के लिए जो हम डेराइव करेंगे फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, उसी के डेरिवेशन की तरफ अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डालिए रिफ्रैक्शन थ्रू अ convex spherical surface when the object lies in rarer medium। सपोज करिए कि आपके पास ऐसा एक कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। इसके इधर क्या है, आपका पूरा मीडियम जो है ये आपका कौन सा मीडियम है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, और इधर है आपका एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, या फिर इधर मीडियम 1 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, और यहां पर जो मीडियम 2 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर आपके पास आपका ऑब्जेक्ट यहां पर सपोज करिए O यहां पर रखा हुआ है,
ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर है, रेयर मीडियम में है। ये आपका मान लो आपका कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का जो है वो N2 जो है N1 से ज्यादा है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो कौन सा मीडियम होता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है। तो ये आपका डेंसर मीडियम है, ये आपका रेयर मीडियम है, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो रेयर मीडियम में रखा हुआ है। ठीक है, तो यहां से जो रे ऑफ लाइट आएगी, यहां से सपोज करिए रे ऑफ लाइट चली, यहां पर पड़ी, उसके बाद क्या होगा, ये रिफ्रैक्ट करेगी, और रिफ्रैक्ट करने के बाद इसका इमेज जो है वो कहीं यहां पर बनेगा। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर आपका ये है आपका नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल ये है आपका, ये हो गया आपका पॉइंट सी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, ये आपका इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे, और ये है आपका नॉर्मल। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक, और ये आपका मान लो एंगल है अल्फा, ये है आपका एंगल बीटा, और ये है आपका एंगल गामा। आया बात समझ में। आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं क्या, इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल अगर हम इस पॉइंट को मान लो ए बोल देते हैं, ये आपका पॉइंट ए है, यहां से आप क्या करिए अपने मन से एक परपेंडिकुलर, रुक जाओ दूसरे कलर का यूज करना है तब अच्छे समझ में आएगा। आप क्या करने जा रहे हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, ये मान लो परपेंडिकुलर है, ये आपका पॉइंट एन है, ये आपका पॉइंट पी है। ठीक है, आपने मन से परपेंडिकुलर एक ड्रॉप किया। अब देखो इन ट्रायंगल ओ ए सी, ट्रायंगल ओ ए सी को देखो, ट्रायंगल ओ ए सी, ये जो आई है वो क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। तो आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस गामा। अल्फा प्लस गामा आपने पढ़ा था अभी, जो कुछ समय पहले हम डेरिवेशन कर रहे थे मिरर्स के केस में, तो आपने देखा था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, सम ऑफ टू इंटरनली अपोजिट एंगल्स। तो आई जो है, आई को आप लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस गामा। आया बात समझ में, इसको मान लो आप इक्वेशन 1। ठीक, दूसरा ट्रायंगल आप कौन सा देखो, दूसरा ट्रायंगल आप देखो इन ट्रायंगल सी ए आई, मान लो ये पॉइंट आई है, तो सी ए आई को देखो, ट्रायंगल सी ए आई, यहां पर एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, फिर से गामा, ये आपका गामा। तो गामा को आप क्या लिख सकते हैं, गामा को आप लिख सकते हैं आर प्लस बीटा लिख सकते हैं। तो यहां से आपका आर का वैल्यू क्या आ गया, आर आ गया आपका गामा माइनस बीटा, आर क्या आ गया आपका गामा माइनस बीटा, इसको आप इक्वेशन 2 बोल लो। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आप इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ओ ए एन, ट्रायंगल ओ ए एन, tan of alpha इज इक्वल टू ए एन, tan of alpha इज इक्वल टू ए एन बाई ओ एन। ठीक है, ओ ये जो पॉइंट है आपका n, ये p के बहुत ज्यादा नजदीक है, पॉइंट p के बहुत ज्यादा नजदीक है, तो आप n के बदले क्या लिख सकते हैं, ए एन बाई OP भी लिख सकते हैं, इसको ON की बजाय आप OP भी लिख सकते हो। ठीक है, और अगर इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, ये हम मान के चल रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं खुद से कि आपका अल्फा जो है बहुत स्मॉल है। अगर आपका अल्फा स्मॉल होगा तो आप tan अल्फा के बदले अल्फा डायरेक्टली लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा AN बाई OP। आया समझ में। दूसरा इन ट्रायंगल, दूसरा देखिए इन ट्रायंगल CAN, इन ट्रायंगल CAN आप tan गामा को लिख सकते हैं क्या, tan गामा आपका क्या हो जाएगा AN बाई NC, AN बाई NC, और अगेन आप NC को क्या लिख सकते हैं PC, क्योंकि N और P काफी ज्यादा नजदीक भी हैं। ठीक है, और क्योंकि आपका गामा बहुत स्मॉल है, आप अज्यूम कर रहे हैं कि आपका गामा बहुत स्मॉल है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं गामा इज इक्वल टू AN बाई PC लिख सकते हैं आप। तीसरा देखिए इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल बच गया हमारा, हाँ ट्रायंगल ANI, ट्रायंगल ANI को देखो, ANI, ट्रायंगल ANI से देखो tan बीटा इज इक्वल टू AN बाई NI, और NI के बदले आप क्या लिख सकते हैं AN बाई PI लिख सकते हैं। और क्योंकि आपका बीटा भी स्मॉल है, आपने अज्यूम कर रखा है कि आपका बीटा स्मॉल है, तो आप बीटा को लिख सकते हैं क्या AN बाई PI।
आया समझ में? इसको आप बोल लो ये आपका एक इक्वेशन अल्फा इज, इसको आप बोल लो इक्वेशन 3, इसको बोल लो आप इक्वेशन 4 और इसको बोल लो आप इक्वेशन 5। आया समझ में? अब आप देखो आई जो है इक्वेशन 1 से क्या है, अल्फा प्लस गामा। अल्फा का वैल्यू ये है मेरा, गामा का वैल्यू ये है मेरा। तो आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई को हम लिख सकते हैं अल्फा, अल्फा मतलब an बाई ओ पी प्लस गामा, गामा को हम लिख सकते हैं an बाई पी सी। ठीक है जी। दूसरा क्या है आपका आर, आर क्या है, गामा माइनस बीटा। तो गामा को हम लिख सकते हैं क्या, an बाई पी सी माइनस बीटा, मतलब an बाई पी आई। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? इसको आप बोल लीजिए इक्वेशन 6 और इसको बोल लीजिए इक्वेशन 7। यहां तक लिखिए पहले। चलिए, तो अभी तक मुख्यतः आपका दो इक्वेशन आया है, एक आई का वैल्यू और एक आर का वैल्यू। अब आपको पता है स्नेल्स लॉ से आप जानते हैं कि साइन आई बाई साइन आर क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर ये जो होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। तो आप लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 इंटू साइन ऑफ आर। और अगर आपका आई और आर दोनों अगर बहुत ज्यादा स्मॉल हो, अगर हम ये अज्यूम कर लें कि आपके आई और आर बहुत छोटे हैं, तो आप लिख सकते हैं n1 इंटू आई इज इक्वल टू n2 इंटू आर। ठीक, अब आई का वैल्यू यहां से उठाओ यहां डाल दो, आर का वैल्यू यहां से उठाओ यहां डाल दो, क्या हो जाएगा ये ये हो जाएगा आपका n1 इंटू आई क्या है आपका an बाई ओ पी प्लस an बाई पी सी, और इधर आर क्या है इंटू आर, आर क्या है आपका an बाई पी सी माइनस an बाई पी आई। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि an यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, an सब जगह से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा आपका बचा n1 बाई ओ पी प्लस n1 बाई पी सी इज इक्वल टू n2 बाई पी सी माइनस n2 बाई पी आई। ठीक है, अब देखो ओपी मतलब क्या, ओपी का मतलब है n1 बाई माइनस यू। ओपी को क्या लिख सकते हैं हम, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। तो ये क्या आपका माइनस यू प्लस n1 इंटू पीसी, पीसी क्या है, पीसी है आपका आर। ठीक, इज इक्वल टू n2 बाई पीसी, अगेन पीसी मतलब आपका आर माइनस n2 बाई पी आई मतलब क्या, पी आई मतलब v। आर है आपका ये जो रेडियस है ना, ये जो आपका क्या जैसे आपका लेंस में क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, तो वही आपका आर यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो आप नॉर्मल जो आप ड्रॉप किए हैं वो कहां पर आ रहा है, सी पॉइंट पर आ रहा है, और जो आपका रेडियस होता है वो क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, एक तरह से आपका सेंटर बता रहा है। ठीक है, तो आप यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा आपका, इसको इधर ले आइए, तो आपका ये इक्वेशन बनेगा माइनस n1 बाई यू प्लस n2 बाई वी इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। ये हुआ आपका इक्वेशन जिसके लिए आप इतना सब कुछ कर रहे थे। ये इक्वेशन क्या होगा, कब वैलिड होगा, जब भी आपका ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में होगा, माइनस n1 बाई यू प्लस n2 बाई वी इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर आपका वैलिड होगा। लिख लीजिए, हो गया, सब लिख लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका वैलिड तब है जब आपका ऑब्जेक्ट जो होगा रेयरर मीडियम में होगा। मान लेते हैं कि आपका कनकेव लेंस होता, कन्वेक्स नहीं होकर के ऐसा एक कनकेव लेंस होता, वहां पर भी यही फॉर्मूला वैलिड होगा। उसका एक प्रॉपर डेरिवेशन है, आप कहेंगे तो हम डेरिवेशन आपको दिखा देंगे। ठीक है, बट मेन आपको याद ये रखना है कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में होगा तो आपका ये फॉर्मूला वैलिड होगा। अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा तो क्या होगा, डेंसर मीडियम में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। और देखो आपको हम अच्छे से समझाते हैं, पहले इसको मिटा लेना दो। देखिए आपसे डेरिवेशन पूछेगा लेंस मेकर्स फॉर्मूला का, और लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू ईटा माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, मेन इंपॉर्टेंट वो है, और उसको डेराइव करने के लिए ये जरूरी है। अगर ये डेरिवेशन आपसे डायरेक्टली ये पूछता है, अगर पूछता है तो आप ये बना सकते हैं। अगर लेंस मेकर फॉर्मूला आपसे पूछा तो आपको ये नहीं डेराइव करना है,
आप डायरेक्टली लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट जब रेयर मीडियम में होता है तो ये वैलिड होता है, और वहां से फिर आप आगे बढ़ाएंगे। आ रहा है समझ में? तो इसका भी हम बता दिए। अगर यही आपसे पूछ दिया तो आप ये ड्राइव कर लेना। अगर लेंस मेकर फॉर्मूला पूछा तो लेंस मेकर पहुंचने तक का रास्ता यहीं से है, बट आपको ये नहीं ड्राइव करना है, इससे आगे कहानी बढ़ानी है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कैसे। देखिए पॉइंट ये है, यहां पर दो केसेस हैं। पहला है ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयरर मीडियम, ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम, जब भी ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में लाई करेगा, चाहे आपका कन्वेक्स हो, चाहे आपका कनकेव हो, दोनों ही केस में जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, जो अभी आपने डिराइव किया है, -n1/u प्लस n2/v इज इक्वल टू n2 - n1/r। सिंपल सर, डिपेंड मैटर नहीं करता है कि कन्वेक्स है या फिर कनकेव स्फेरिकल सरफेस है, सिर्फ ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में होगा तो ये आपका वैलिड होगा। इसमें से हमने आपका इसका डेरिवेशन करके दिखा दिया। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट डेंसर में होगा, मान लेते हैं कि इफ ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम, अगर ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में है, अगर डेंसर मीडियम में है तो क्या होगा, तो इसका जस्ट उल्टा होगा, -n1/v प्लस n2/u इज इक्वल टू n2 - n1/r। चाहे फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है आपका मिरर जो हो, आपका जो स्फेरिकल सरफेस हो वो आपका कन्वेक्स हो या फिर आपका कनकेव भी हो सकता है। बट अगर आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में लाई करेगा, सिर्फ आप मीडियम देखेंगे, डेंसर में लाई करेगा तो आपका ये फॉर्मूला वैलिड होगा, और अगर आपका रेयरर में लाई करेगा तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा। रेयरर के केस में हमने आपका इसका डेरिवेशन करके दिखा दिया, इसका छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा डेरिवेशन करके कोई फायदा है नहीं। ठीक है, डेंसर के केस में हम आपको कनकेव का डेरिवेशन करके दिखा देते हैं। इसमें कन्वेक्स का दिखा दिया, डेंसर वाले में कनकेव का डेरिवेशन करके आपको दिखा देते हैं कि अगर आपका कनकेव लेंस होगा और ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में होगा तो ये कैसे आता है। ठीक है, इसको लिख, इसको चाहते हो तो लिख लो, इसका आप अच्छा रहेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कितना फॉर्मूला है। बस दो ही फॉर्मूला है, रेयरर मीडियम में होगा तो ये वाला, डेंसर में होगा तो ये वाला, लिख लीजिए। चलिए अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर आपका जो स्फेरिकल सरफेस हो वो कनकेव स्फेरिकल सरफेस हो और ऑब्जेक्ट इस बार आपने कहां रखा है, डेंसर मीडियम में रखा है, तो अगर आपका सपोज करो ये स्फेरिकल सरफेस है, कनकेव स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट आपने रख रखा है डेंसर मीडियम में। इस मीडियम, रेयर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। आपने बोल रहे हो कि n2 जो है n1 से बड़ा है, मतलब ये डेंसर है और ये रेयरर है। यहां पर आपका रखा हुआ है क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो रे ऑफ लाइट यहां से निकलेगी, ठीक है, वो क्या होगी, स्फेरिकल सरफेस पर पड़ेगी, और स्फेरिकल सरफेस पर पड़ने के बाद ये आपका नॉर्मल, ये क्या करेगी, नॉर्मल से दूर भागेगी जब रेयर मीडियम में जाएगी, तो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे। अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इमेज कहां बनेगा, अगर आप इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो इमेज आपका बनेगा यहां पर आई पे। ठीक है जी, अब देखिए आपने, अगर इस एंगल को हम ले ले अल्फा, इस एंगल को हम ले ले बीटा, और इस एंगल को हम ले ले गामा, तो हमारा क्या बन सकता है, अगर हम अल्फा बीटा गामा ले लें, ठीक है, इस पॉइंट को आप बोल दो पॉइंट ए, ठीक है, इस पॉइंट को आप बोल दो पॉइंट ए, और पॉइंट ए से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, अगर आप पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें यहां पर, तो ये हो गया आपका पॉइंट एन, और ये क्या है, परपेंडिकुलर यहां पर। ठीक है, तो अब देखो आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल, ये पॉइंट है सपोज करिए सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ACI में आप देख सकते हो कि जो R है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का, इट इज द इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटरनली अपोजिट एंगल्स। तो R जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा। ठीक, दूसरा हम कौन सा ट्रायंगल लेने जा रहे हैं, इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ACO को देखो, I जो है, I वो क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल, तो I क्या बन जाएगा, एंगल I बन जाएगा गामा प्लस अल्फा के बराबर, गामा प्लस अल्फा के बराबर। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनली अपोजिट एंगल्स। ठीक है जी, तो आपका R हो गया बीटा प्लस गामा और I हो गया गामा प्लस अल्फा। अब देखो इन ट्रायंगल ACN में आप देखिए tan ऑफ गामा क्या हो जाएगा, tan ऑफ गामा हो जाएगा AN
बाई ए एन बाई सी एन, ठीक है, ए एन बाई सी एन। और अगर इस पॉइंट को हम P बोल दें तो आप सी एन के बदले क्या लिख सकते हैं, ए एन बाई सी पी, क्योंकि N और पॉइंट P, N जहां पर नॉर्मल आपका ड्रॉप हुआ था और पॉइंट P जो कि मिरर के सरफेस पर है, N और P क्योंकि दोनों आपस में बहुत नजदीक हैं तो आप Cn के बदले Cp लिख सकते हैं। और अगर आपका गामा बहुत स्मॉल हो, अगर आप अज्यूम कर लें कि आपका गामा बहुत छोटा है, तो गामा क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा आपका ए एन बाई सी पी, ठीक है। उसी तरह से हम बीटा का भी वैल्यू निकाल लेते हैं इन ट्रायंगल ए एन आई, ट्रायंगल ए एन आई में देखिए, ए एन आई में देखिए, tan ऑफ बीटा क्या हो जाएगा, ए एन, tan ऑफ बीटा हो जाएगा ए एन बाई एन आई, और n और p क्योंकि आपस में बहुत नजदीक है तो आप इसको लिख सकते हैं ए एन बाई पी आई। अब देखो, अगर बीटा बहुत स्मॉल हम अज्यूम कर लें कि बीटा मेरा बहुत छोटा है, तो आप लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू ए एन बाई पी आई, ठीक है। तो आपका गामा का वैल्यू आ गया, बीटा का वैल्यू आ गया, अब अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए एन ओ में देखिए, ट्रायंगल ए एन ओ, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए एन, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए एन बाई एन ओ, और ए एन बाई एन ओ के बदले आप क्या लिख सकते हैं, पी ओ, क्योंकि पी और एन काफी एक दूसरे के नजदीक है तो आपने एन ओ के बदले लिख दिया पी ओ। अब देखिए, अगर आपका अल्फा, फिर से अगर आपका अल्फा बहुत छोटा हो तो आप लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू ए एन बाई पी ओ। तो अब आपके पास अल्फा की भी वैल्यू है, बीटा की भी वैल्यू है और गामा की भी वैल्यू है, और आपके पास दो इक्वेशंस हैं, r इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा और i इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा। आप क्या करने जा रहे हैं, यहां से i और r की वैल्यू निकाल लो। i क्या है, i है आपका अल्फा प्लस गामा। अगर आपका अल्फा प्लस गामा है तो आप लिख सकते हैं i इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू लिखो ए एन बाई पी ओ प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, ए एन बाई सी पी, ठीक है जी। दूसरा आप लिख सकते हैं r इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। तो अगर r इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा है तो आप यहां से लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू बीटा की वैल्यू क्या है, ए एन बाई पी आई प्लस गामा की वैल्यू क्या है, गामा है ए एन बाई सी पी, ठीक है जी। तो i और r की वैल्यू आपने लिख ली है। अब देखिए, आप क्या करने जा रहे हैं, आप करने जा रहे हैं साइन आई बाई साइन ऑफ आर इज इक्वल टू N2 बाई, सॉरी N2 नहीं, आई यहां पर है N2 में और यहां पर, तो आपका जो रे ऑफ लाइट है वो N2 से N1 में जा रहा है, मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रहा है, तो आप साइन आई बाई साइन आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, N1 बाई N2 लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, N2 इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू N1 इंटू साइन ऑफ आर, ठीक है जी। तो अगर आप आई और आर को बहुत छोटा मान लें तो आप लिख सकते हैं N2 इंटू आई इज इक्वल टू N1 इंटू आर, N2 इंटू आई इज इक्वल टू N1 इंटू आर। अब I और R की वैल्यू आपने यहां से फाइंड आउट कर ली है, लिख दीजिए। तो N2 इंटू आई की वैल्यू आप लिखो ए एन बाई पी ओ प्लस ए एन बाई सी पी इज इक्वल टू N1 इंटू आर। आर क्या है आपका, ए एन बाई पी आई प्लस ए एन बाई सी पी। अब जहां जहां भी ए एन है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए एन सारे जगह से कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए, N2 बाई पी ओ प्लस N2 बाई सी पी इज इक्वल टू N1 बाई पी आई प्लस N1 बाई सी पी, ठीक। अब पीओ क्या है, आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पॉइंट P से, और पीओ को मेजर करने के लिए आपको इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट दिशा में जाना होगा। तो पीओ क्या हो जाएगा, पीओ हो जाएगा N2 अपॉन माइनस ऑफ यू प्लस N2 बाई सीपी क्या है, सी का डिस्टेंस पॉइंट P से, तो सी का डिस्टेंस पॉइंट P से मेजर करने के लिए आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ आर इज इक्वल टू क्या, N1 बाई पी आई क्या है, इमेज का डिस्टेंस पॉइंट P से, और इमेज का भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ V प्लस N1 बाई सीपी अगेन क्या हो जाएगा आपका, प्लस ऑफ R। यहां तक आप पहुंच गए हैं, यहां तक लिख लीजिए, वीडियो पॉज करिए और यहां तक लिखिए। चलिए, अब यहां तक आप पहुंच चुके हैं, इसके आगे आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं, कुछ अरेंजमेंट्स करने, ये क्या हो जाएगा, माइनस N2 बाई यू
प्लस N2/R इज इक्वल टू माइनस N1/V प्लस N1/R। अब आप क्या करो, इसको आप इधर ले आइए तो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ N2/U प्लस ऑफ N1/V इज इक्वल टू क्या, N1 माइनस N2/R। अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, N1/V माइनस ऑफ N1/V प्लस ऑफ N2/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। और यही चीज तो आपको प्रूव करनी थी कि अगर ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में रखा हो तो आपका फॉर्मूला क्या आता है, माइनस ऑफ N1/V प्लस ऑफ N2/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। आई रिपीट, जब आपका ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में रखा हो, जब ऑब्जेक्ट आपका रेयरर मीडियम में होगा, चाहे आपका स्फेरिकल सरफेस कन्वेक्स हो या फिर कनकेव हो, फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला आता है माइनस ऑफ N1/U प्लस ऑफ N2/V इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R, जो कि हमने डेरिवेशन से समझा था किसके केस में, जब यहां पर आपने कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस को लिया हुआ था। जब आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा हो तब फॉर्मूला क्या आता है, माइनस ऑफ N1/V प्लस ऑफ N2/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R, चाहे आपका स्फेरिकल सरफेस कन्वेक्स हो या फिर कनकेव। आई बात समझ में? तो अगर यहां तक आप सब कुछ समझ चुके हैं तो नोट कीजिए, और इसके आगे फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला। चलिए, थैंक यू।